नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक नामक चैप्टर, जो कि कक्षा 10 का एक या अंतिम चैप्टर कहेंगे इसे। और हम इसमें जो कुछ पढ़ चुके हैं पहले उसका रिवीजन करेंगे, और जो हमें आज शुरुआत करनी है वह है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन की भी शुरुआत करते हैं। तो पहले रिवीजन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी तो हमने देखा था कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। फिर हमने देखा था कि कार्बन में कौन सा बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है? सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो यह क्या होता है सहसंयोजी बंध? तो कार्बन जैसे सहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसी प्रकार हम जब इसे परिभाषित करते हैं तो क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। फिर हमने देखा था सहसंयोजी बंध को समझा था हमने यौगिकों में कैसे यह होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा था क्या? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। और उसके बाद हमने क्या देखा था? कार्बन के अपर रूप में देखा था क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है? फुलेरीन होता है। यह क्रिस्टलीय अपर रूप थे। सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन आया था? तो कोयला आ गया था, आपका चारकोल आ गया था। तो यह सभी सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप थे। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कार्बन के कुछ विशेषताएं होती है जिसके कारण इसके अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो कार्बन के हमने गुण देखे थे, या विशेषताएं आप कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा था श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण। और एक देखा था आपने चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता। और एक देखा था बहुल बंध बनाने की प्रकृति। और एक देखा था आपने छोटा आकार, छोटा आकार किसका? कार्बन का। ठीक है, इसी कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। यह क्या होता है? जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जे बर्जीलियस ने किया था, और इसके अनुसार जे बर्जीलियस ने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो निर्माण होता है वह जीव जंतुओं से ही हो सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए किसका होना अनिवार्य है? जैव शक्ति का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। फिर इसका खंडन हो गया था ओहलर महोदय द्वारा। तो किससे खंडन कैसे हुआ? तो खंडन ओहलर महोदय ने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया था? जे बर्जीलियस से। यहां बर्जीलियस बर्जी लिख दे रहे हैं, बर्जीलियस समझिएगा। ठीक है, तो खंडन हो गया था किसके द्वारा? ओहलर द्वारा। और इन्होंने कैसे किया था? तो प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बना दिया था? यूरिया बना दिया था, NH2CO NH2 बना दिया था। तो यह अकार्बनिक पदार्थ था, और यह क्या है? कार्बनिक पदार्थ। यह अकार्बनिक पदार्थ है, और यह क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो एक अकार्बनिक पदार्थ से प्रयोगशाला में इन्होंने कार्बनिक पदार्थ बना दिया, जिससे इस सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया कि प्रयोगशाला में क्या नहीं बनाया जा सकता? कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, जैव शक्ति सिद्धांत कहता है। लेकिन ओहलर ने बनाकर इसका खंडन कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने यह सब देख लिया था, और यहाँ पे फिर आज हमें बात करनी है। आज क्या हमने जो इसके बाद जो पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी कि इसमें हो गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। और अब हमें देखना है हाइड्रोकार्बन। क्या देखना है? हाइड्रोकार्बन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, हाइड्रोकार्बन। तो एक चार्ट के माध्यम से पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो वे यौगिक, यही भी लिख देते हैं, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी दो ही परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का और एक किसका है? कार्बन का।
ठीक है, कई परमाणु हो सकते हैं इसके, ठीक है, तो लेकिन केवल हाइड्रोजन और केवल क्या हो, कार्बन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे अमोनिया आपने सुना है, इसमें केवल हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। ठीक, इसी प्रकार यह देखिए C2H4 एथीन, ठीक है, इसमें भी केवल क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जिसमें केवल कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो, जिसमें केवल कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है। और एलिफैटिक को पुनः दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एरोमेटिक का कोई विभाजन नहीं है, एलिफैटिक का जो है वही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मेथेन, एथीन, तो CH4 हो गया और C2H4 हो गया, ठीक है। आगे हम ये सब नाम समझेंगे, IPSC नाम आएगा तो। और इसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन का जो विभाजन किया जाता है वह दो भागों में किया जाता है। कितने भाग में, दो भाग में। पहला भाग क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है वह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पे एलिफैटिक कर लीजिए और यहां एरोमेटिक कर लीजिए, ठीक। अब आगे देखिएगा, यह जो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है यह कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। तो कार्बन परमाणुओं की जिसमें खुली श्रृंखला पाई जाएगी, जैसे इस प्रकार से देखिए, इसे कहते हैं एलिफैटिक। अगर यहीं पर इस तरह से बन गया होता, ध्यान दीजिएगा, बंद श्रृंखला, तो खुली श्रृंखला को शुद्ध हिंदी में कहते हैं विवृत और बंद को कहते हैं समवृत। तो जब कार्बन परमाणुओं की समवृत श्रृंखला मिलेगी तो उसे कहेंगे कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जब विवृत श्रृंखला यानी कि खुली श्रृंखला मिलेगी तो उसे कहेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जहां पर कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला रहेगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एलिफैटिक। और जहां पर बंद श्रृंखला रहेगी वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर कहेंगे एरोमेटिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर इसे दो भागों में बांटा जाता है, एलिफैटिक को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पे सुनिएगा, जैसे अगर कहीं पर आपको एक चीज बताया गया है कि कार्बन में बहुल बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन में तीनों बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, कार्बन परमाणुओं में तीनों बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। तो जहां केवल सिंगल बॉन्ड होगा उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा रहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन,
ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एलिफैटिक का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला। खुली, कोष्टक में लिख सकते हैं विवृत, विवृत श्रृंखला। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की विवृत श्रृंखला। अब यहां पे विवृत केवल कोष्टक में लिखिए, बाकी बाहर लिख दीजिए श्रृंखला। अब देखिएगा, यहां पे एरोमेटिक के बारे में लिख देंगे केवल कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला। कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला। अब बंद को क्या लिख सकते हैं? समवृत, समवृत। ठीक है, समवृत श्रृंखला। तो यहां पे देखिएगा, तो अगर कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला है तो उसे कहेंगे एलिफैटिक, और अगर बंद श्रृंखला है तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक। और फिर एलिफैटिक का विभाजन दो भागों में किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड के आधार पर, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, केवल सिंगल बॉन्ड रहेंगे, उसे हम कहेंगे एलिफैटिक का कौन सा भाग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है? इसमें जिसमें अगर कम से कम कार्बन की जो श्रृंखला है, कम से कम एकाध क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जैसे यहां पहले संतृप्त का उदाहरण देखिए, अभी बनाया गया था। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन के बीच केवल कार्बन के बीच जाना है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है? एकल बंध है। अब यहां पे देखिए, यहां 4 पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऐसे बना देंगे, यह 3 हो गया तो ये ऐसे बना देंगे, 4 हो गया। देखिए, तो यह 4 सबके पूरे भी हो रहे हैं। और यहां पे देखिए एक क्या आ गया? द्विबंध आ गया है। क्या आ गया है? द्विबंध। इसी प्रकार त्रिबंध भी हो सकता है। तो कम से कम एक द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे बनाते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल त्रिबंध वाला। ये 4 तो पूरे हो गए उसके, इसके 3 है तो एक कर देंगे, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाद में संरचना निकालना हम सीखेंगे, कैसे संरचना इसकी बनाई जाएगी। तो पहले यह केवल समझने की कोशिश करिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है। हर कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, कम से कम एक, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कम से कम एक है तो बाकी क्या होंगे? बाकी सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहां पे कुछ जानकारी एडिशनल और है, उसको भी जानिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसे शामिल किया जाता है वह है एल्केन। ठीक है, कौन है? एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे शामिल किया जाता है उसमें 2 लोग आते हैं, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। तो आप सीधे कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो बेटा है वह एल्केन है, या फिर साइक्लो एल्केन भी लिख सकते हैं। एरोमेटिक के रूप में साइक्लो एल्केन आ जाता है। ठीक है, साइक्लो। ठीक, और यहां पे आ जाएगा एल्काइन। तो उसके बारे में अभी नहीं जानना है, बाद में हम लोग देख लेंगे एक बार। एल्काइन, तो आपको मिल गया क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन मिल गया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया, और कौन मिल गया? एल्काइन मिल गया। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात जानिए कि इन लोगों का एक सामान्य सूत्र होता है कि अगर उसमें यन का मान बदलते जाएंगे तो इनका यौगिक मिलता जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 इनका कैसा नाम है? सामान्य नाम है या सामान्य सूत्र है। अगर n का मान रखते जाएंगे, देखिए n का मान 1 रखिए और H का मान यहां पे करेंगे तो H क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा, और एक को लिखते नहीं है तो CH4 हो जाएगा, यानी कि मेथेन बन गया। तो मेथेन किसका यौगिक है? एल्केन का। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे। तो अभी केवल सबका सामान्य सूत्र देखिए, इसका सामान्य सूत्र क्या है? 2 घटाते चलिए। अब देखिए 2 घटाते चलिए
तो 2 घटाते चलेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, Cn किस में से घटाना है, H में से केवल। देखिए 2 घटाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, केवल 2n बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, एल्काइन में बढ़िए। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है Cn H2n -2। देखिए यहां पे 2 आया तो 2 और घटा दीजिए तो -2 हो गया। ठीक है, यह सामान्य सूत्र है। अब एक चीज और जानिएगा कि अब बताइए, जो हम सिंगल बॉन्ड को मानेंगे भरा हुआ पेट और डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को मानेंगे खाली पेट। ठीक है, तो अब बताइए जिसका पेट भरा हुआ होगा, जिसका पेट भरा हुआ होगा तो उसके पेट से कुछ निकलेगा तभी तो अलग से दूसरा खाना वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो भरा हुआ पेट वाला है तो उसे अपने भोजन को बाहर निकालना होगा, फिर उसे नया भोजन ग्रहण करना होगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे कि जब वह नया भोजन ग्रहण करना है तो पुराने भोजन को बाहर निकालना होगा तो वह ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा, जिसका पेट पूर्णतः भरा होगा उसे हम संतृप्त कहेंगे, और संतृप्त होने के बाद जब तक वह असंतृप्त नहीं होगा तब तक हम उसे दूसरा भोजन नहीं करा सकते। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं ए के पास अगर कहते हैं केवल इसके पास 4 रोटी होनी चाहिए, यह 4 रोटी से अधिक नहीं खा पाएगा, तो 4 रोटी खा लिया है और इसके बाद हमें इसे 6वीं रोटी खिलानी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे इसमें से 1 रोटी की ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, या फिर इसे अपनी रोटी को निकालना पड़ेगा। पेट काट के निकालेगा तो है नहीं। तो केवल ऐसे ही समझिए कि अगर संतृप्त अवस्था में कोई संतृप्त अवस्था में है, पूरी भरी हुई अवस्था में है, तो उसे अगर अन्य चीजों को ग्रहण करना है तो पहले पुरानी चीज को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे, मान लेते हैं कोई कमरा है, यहां पे देखिए यह कोई कमरा है, इसमें पूरा का पूरा कमरा यह भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा यह कमरा भरा हुआ है। अगर हमें एक नया बॉक्स इसमें रखना है तो हमें यहां से एक बॉक्स हटाना होगा, तब जाके इस बॉक्स को हम रख पाएंगे। अगर यह बॉक्स हटाना है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो यह पहले से भरा हुआ है तो यह क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त। ठीक है, तो जो भरा हुआ नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे असंतृप्त। ठीक है, तो यह संतृप्त अवस्था में था तो इसका एक भाग हटाकर हमने नया भाग रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिस्थापन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी यह जानिए कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मान लेते हैं यह एक कमरा है, फिर से मानते हैं, वही समझिए यह एक कमरा है। ठीक है, यहां पे इस बार यहां तक भरा और यह हिस्सा पूरा का पूरा खाली है, मान लेते हैं। तो यह हिस्सा पूरा का पूरा खाली है, तो यहाँ पे हमें 2 बॉक्स रखने, 1 बॉक्स रखना, चाहे जितना बॉक्स रखना हो, तो इसमें आराम से लाके रख देंगे। ठीक है, किसी को हटाएंगे नहीं। तो इसका केवल योग हो गया, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे इसे। ठीक है, तो केवल योग हो गया तो हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। एक रूप में देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न रहेगा। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया यह दर्शाते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी यौगिकों की उदाहरणों की बात कर लें थोड़ा सा, तो इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें, तो आइए देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो क्या आ गया, CH4 आ गया था। 2 रखेंगे तो क्या आ गया, CH2H6 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। डाट 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 और बनते रहेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिएगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, यह देखिए, तो C यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और यह H2 नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने अनिवार्य हैं। तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए यानी कि हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के मध्य ही हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है। तो अगर एक कार्बन रहेगा तो बताइए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कहाँ। तो कार्बन कार्बन के बीच बनाना है तो यहाँ पे कम से कम एक नहीं 2 कार्बन हमको चाहिए। तो यह चाहे डबल बॉन्ड बनाना हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन की शुरुआत जो होती है वह 2 कार्बन से होती है। कितने कार्बन से होती है, 2 कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ 2 रखेंगे पहला मान, तो H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए C2H4। इसके बाद 3 रखिए C3H6, केवल 2 से गुणा कर दीजिए आगे के लिए। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
तो पहले दो ही रखना है, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो 2 कार्बन रखिए, n का मान 2 और H 2 दूनी, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 गया फिर आ गया 2। ठीक है, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए एल्कीन और एल्काइन के लिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की शुरुआत 2 कार्बनों से होती है। ठीक है, अगला यौगिक बताइए C3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाए 4। ठीक है, C3H4 डॉट 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 और भी यौगिक मिलते चले जाएंगे। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे कि जब यह क्रमशः ऐसे ही हम लिखते हैं तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, तो बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी एक बार इसको और देखिए, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं समझिएगा। तो वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार में हम बांट सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एलिफैटिक और एरोमेटिक। जहां पर कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है उन्हें हम एलिफैटिक कहते हैं, और जहां पर कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला मिलती है हम वहां एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, और फिर एलिफैटिक के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन को शामिल किया जाता है। तो एल्केन को शामिल किया जाता है तो एल्केन की परिभाषा क्या होगी, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। एक तरह से यही परिभाषा यहाँ दोहराई जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ही शामिल है तो यही दोहराया जाएगा ना। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर एल्कीन आ जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता चल गया है कि कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होना है। तो द्विबंध जहां पर एक ठे मिल जाएगा कम से कम एक ठे, उसे हम कहेंगे एल्कीन, और जहां पर त्रिबंध कम से कम एक ठे मिल जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे एल्काइन। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। सामान्य सूत्र सबका लिखा हुआ है। ठीक है, यह सासू नहीं लिखा है, सामान्य सूत्र लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए गए हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन्हीं के समरूपता में चलता रहेगा। ठीक है, इसे हमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो यह हम देखेंगे। तो पहले इस चार्ट को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसको एक परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन सभी को परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षा में आएगा तो इस तरह से लिख के नहीं आएंगे, परीक्षा में आप तो परिभाषित करके आएंगे, तो वही रूप देखते हैं हम लोग जो हमें लिखना होगा। तो यह तो आसान करने के लिए कि इससे ज्यादा याद होता है चार्ट द्वारा। ठीक है, तो चार्ट खाने वाला नहीं है, यह चार्ट बनाने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा आप लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो इसकी परिभाषा जैसा कि पहले आप लिख चुके थे लेकिन फिर से लिखिएगा। ठीक है, चार्ट में लिखा गया था लेकिन फिर से लिखिए। तो क्या लिखेंगे, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। तो यह आपको अभी चार्ट में सब समझा दिया गया है, तो यहां पे लिखना चालू करिएगा केवल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में CH4 था, C2H4 हो गया, इस तरह से आदि कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे लिख लीजिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कौन, हाइड्रोकार्बन्स 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 2 प्रकार हैं बताइए। तो पहला हो गया एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पर। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अभी आपने देखा कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला जहां होती है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा, आप यह कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे या उदाहरण। तो अभी आपने श्रृंखला बनाई थी ना, खुली श्रृंखला, जो एल्केन एल्कीन एल्काइन बने थे सभी कैसे थे? एलिफैटिक के। तो आप उसमें से कोई दो एग्जाम्पल उठा के लिख दीजिए। तो CH4 लिख दिया हमने और C2 और H4 लिख दिया, आदि कर लीजिए। ठीक, यह हो गया। अब नीचे लिखेंगे एलिफैटिक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, आप यहां से लिखने का तरीका भी देख लीजिए, मैं कैसे लिख रहा हूं, कहां से हेडिंग चेंज हो रही है, यहां कहां से लाइन चेंज हो रही है, तो मैं लाइन को कहां से ले जा रहा हूं जब पैसेज चेंज कर रहा हूं। तो इस तरह से आप देखते रहिएगा, परीक्षा में यह बहुत आवश्यक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा, इसको एक दो इस तरह से कर लीजिएगा, रोमन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एलिफैटिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से सुन लीजिए यह सब बात। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन फिर कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक जो होती है वह कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, एरोमेटिक जो होती है वह कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। तो खुली श्रृंखला के लिए नाम आता है विपरीत श्रृंखला और बंद श्रृंखला के लिए नाम आता है समृद्ध श्रृंखला। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि एलिफैटिक जो होते हैं वे क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। तो यह परिभाषा हमने लिख ली जो अभी बोला। उसके बाद एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, और पहला प्रकार होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा प्रकार होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हमें बात करनी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आइए देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमें एलिफैटिक का पहला भाग पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो नंबर 1 है आपका एलिफैटिक के अंतर्गत संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग। तो पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। जैसे कार्बन बना दिए हम, ये देखिए सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो हम इसे कहेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अभी बताया गया कि इसमें केवल किसको शामिल करते हैं? एल्केन को। ठीक है,
और फिर आप लिख सकते हैं साइक्लोएल्केन, लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। साइक्लोएल्केन, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन या एल्केन, साइक्लोएल्केन और एल्केन को शामिल करते हैं, तो एल्केन हमें जानना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वे हाइड्रोकार्बन, लिखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें एल्केन व साइक्लोएल्केन को शामिल किया जाता है, साइक्लोएल्केन को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, सबसे पहले केवल हमें जानना है एल्केन के बारे में, ठीक है। तो अगर जानना चाहते हैं तो इस तरह से अगर कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, सभी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसे हम साइक्लोएल्केन कहते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, केवल देखिए सब जगह सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से जो श्रृंखला बनेगी इसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोएल्केन कहेंगे, साइक्लोएल्केन कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब स्टार बना के नीचे लिखिएगा एल्केन। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, यहां पे को शामिल किया जाता है, और यहां नोट लिख लीजिए, नोट बना के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी बताया ना कमरा भरा हुआ है पूरा, तो कमरे में कुछ रखना है तो उसमें से कुछ निकालेंगे फिर रखेंगे, यानी प्रतिस्थापन हो रहा, विस्थापन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कौन से अपक्रिया दर्शाते हैं ये बताएंगे। तो हम बताएंगे कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे आ जाएंगे आप लोग, स्टार बना के एल्केन लिखेंगे। इसमें कौन शामिल है? तो मुख्यतः एल्केन शामिल है, तो एल्केन लिखना है। तो एल्केन के बारे में समझिए, तो जो आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिभाषा लिखी है एकल बंध, वही सेम टू सेम परिभाषा किसकी है? एल्केन की है। तो क्योंकि एल्केन ही मुख्यतः है इसमें, तो कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जा रहा है? तो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है उसे एल्केन कहते हैं, एल्केन कहते हैं। उसका सामान्य सूत्र लिख देंगे, ठीक है, बताएंगे। तो आप लोग पीछे देख चुके हैं, तो मैं केवल यहां पे लिख देता हूं, तो ठीक है। देखिए, तो सीधे लिख देते हैं इसी लाइन में, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, आप चाहे कार्बन परमाणुओं के मध्य लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, चाहे तो वही लिख दीजिए ऊपर वाला, ठीक है। जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र
इनका सामान्य सूत्र, ठीक है, ये वही है जिसको सासो लिखे थे। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यस, CnH2n+2 होता है। उदाहरण इसके कौन कौन सी यौगिक आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं? तो पहला मेथेन लिख लीजिए, फिर 2 रखेंगे तो क्या होगा C2, 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। फिर C3 कॉमा लगा लीजिएगा, फिर C3 लिखना है, C3 तो 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, डॉट 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 कर लीजिए, ठीक है, आदि कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यह रहा एल्केन। तो आपको एक चीज और जानना है कि एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। तो आप कह सकते हैं कि एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात यह और जाननी है कि इसमें यह कौन सी अपक्रिया दर्शाते हैं? तो ऊपर लिखे हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपक्रिया दर्शाएंगे वह एल्केन भी दर्शाएगा, क्योंकि एल्केन उन्हीं का सुपुत्र है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है? पैराफिन है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है हर जगह, हम उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो चित्र के रूप में इसका ब्यौरा आपको दे दिया गया था, तो इस तरह से, ठीक है। तो यह कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर आपने क्या देखा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और साइक्लो एल्केन को शामिल किया जाता है, तो हमें एल्केन के बारे में अध्ययन करना था, ठीक है। तो ये एल्केन क्या होते हैं? तो वही परिभाषा पूर्ण रूप से उतारनी है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है हर जगह, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, कौन सा? एल्केन कहते हैं, उसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, और इनका दूसरा नाम पैराफिन है। और इन्हें हम सामान्य सूत्र क्या देते हैं? तो सामान्य सूत्र तो हो गया, हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं। हम यह बताएंगे कि यह प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाएंगे, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने कहा था सिंगल बॉन्ड को क्या मानते हैं? भरा हुआ मानते हैं, ठीक है। तो भरा हुआ जब कोई चीज है तो उसमें से हटाकर नई चीज लानी पड़ेगी, ठीक। तो हम यह कमरे के उदाहरण से भी समझ चुके थे। तो यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, और उसके 2 भाग एल्कीन और एल्काइन की। तो आइए अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान क्या देने की बात है, आप लोग समझ रहे हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जहां पर द्विबंध मिल जाएगा कम से कम एक, उसे हम कह देंगे क्या? उसे हम कह देंगे एल्कीन, और जहां पर त्रिबंध मिल जाएगा हम उसे क्या कह देंगे? एल्काइन कह देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा अगली हेडिंग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध, इस प्रकार से, या त्रिबंध, इस प्रकार से। तो कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उन्हें
आप वे लिखे हैं तो उन्हें कर लीजिए। उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यह नोट हो गया होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इनमें एल्कीन और एल्काइन को शामिल किया जाता है। एल्कीन व एल्काइन को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये कौन सी क्रिया दर्शाते हैं? तो अब बताइए, इनका तो पेट पहले से ही खाली है तो आप इसमें भर सकते हैं, ठूस दीजिए। तो क्या लिखेंगे फिर? तो लिखेंगे ए योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं। ये योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो यहां पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे आपने एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल क्या देखा था? जैसे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n। एल्काइन का क्या था? CnH2n+2 था। यहां पे 2 नहीं, -2 था। एल्कीन का यह है और यह किसका है? एल्काइन का। तो आप इन्हीं का उदाहरण दे दीजिए तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। तो बताइए, पहला यहां से आपको पता है कि यह 2 कार्बन से शुरुआत होती है। पीछे बताया गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बताइए कार्बन की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा? तो C2H4। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? C3H6। एक आप एल्काइन से उठा लीजिए उदाहरण, तो C2 हो जाएगा। और यहां पे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाए तो 2 बचेगा, तो C2H2 ETC लगा लीजिए या आदि लगा लीजिए। ठीक, तो यह हो गया। अब स्टार बना के सबसे पहले हमें व्याख्यायित करना होगा एल्कीन को, फिर किसको करना होगा? एल्काइन को। तो एल्कीन के बारे में आपको चार्ट में बताया गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, और इसमें कम से कम कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक जगह क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाएगा। तो यह सब आप जान ही रहे हैं। तो स्टार बना के हेडिंग बनाइए एल्कीन। तो सीधे लिख लीजिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। अब इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं। तो लिख लीजिए एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। ठीक है, यह सामान्य सूत्र हो गया। क्या हो गया? सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो आप यहां पे एग्जाम्पल दे दीजिएगा इसका। क्या होगा? तो आप यहां पे देखिएगा, कम से कम एक द्विबंध पाया जाना है। तो इस तरह से, और 4 बनाता है कोई भी कार्बन। कितने बंध बनाता है? 4। तो यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की 4 4 हैं। तो आप इसका सूत्र क्या लिख देंगे? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन देखिए, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता ना वहां हाइड्रोजन लिखा होता है। तो यहां हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन आ गए। तो C2H4। तो पहला तो इसका यही होता है ना, तो यहां 2 रखते हैं तो आ जाता है 2 दूना 4। तो यहां पे 2 4 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आप इसका एग्जाम्पल इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखें, C2H4। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है उसी से बना लीजिए। एल्कीन का कहना है। तो यहां पे 2 रखिए तो हो गया, 2 वाला 3 रखिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा उधर। तो C3H6। ठीक है, यह हो जाएगा। आदि कर लीजिए।
इसके बारे में एक चीज और जानिए, यह कौन सा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ओलिफिन। ओलिफिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन। ओलिफिन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह है जो है हाइड्रोकार्बन, एल्कीन वाला हाइड्रोकार्बन जो है, यह क्लोरीन से क्रिया करके ऑयल जैसा पदार्थ बनाता है, इसीलिए इसका नाम ओलिफिन है, ठीक है। तो अगला देखिए, इसके बारे में एक चीज और जानकारी, तो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अपक्रिया दर्शाते हैं? योगात्मक। तो उन्हीं का छोरा तो क्या करेगा? योगात्मक अपक्रिया दर्शाएगा, योगात्मक अभिक्रिया, यह बात ध्यान देनी है, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा एल्कीन के बाद एल्काइन, तो उसे भी यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए यह वाला हटा देते हैं, अभी यहां पे हम शार्ट में लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं ओलिफिन, और यहां लिख देते हैं कौन सी अपक्रिया? योगात्मक। तो योग से समझ लीजिएगा, योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। अब स्टार बना के लिखेंगे हम लोग अगली हेडिंग, एल्काइन। क्या लिखेंगे? एल्काइन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध की जगह पे लिखेंगे क्या? त्रिबंध पाया जाता है, एल्काइन कहलाते हैं। तो लिखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है, एक त्रिबंध पाया जाता है, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र ऊपर से बता दीजिए, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख सकते हैं? तो बताइए, यहां पे एक तो रखेंगे नहीं, दो रखेंगे, कम से कम दो से शुरुआत होती है इनकी, दो रखिए तो C2H2 आ जाएगा। तो यहां दो दूनी चार, दो चला जाएगा तो आ जाएगा दो। फिर आगे रखिए तीन, तो C3H, तीन दूनी छह, छह में से दो गया, क्या बचेगा? चार। तो यहां हो गया तीन और चार, तो ये हो गया C2H2 और C3H4, ठीक है। तो याद लगा लीजिए, ठीक है। इनकी संरचना भी आप बना सकते थे, तो आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यह बन जाएगा। देखिए, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा पहले बंध बना देना है? ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां स्थान खाली बचता वहां हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आपको चार बनानी है, चार आपको बॉन्ड बनाने हैं कम से कम। तो यहाँ पे कम से कम क्या? चार ही बनाने होते हैं। तो कार्बन एक साथ तीन तीन बंध लेके त्रिबंध लेके बैठ गया है, तो एक खाली स्थान बचा, एक खाली स्थान बचा, वहां हाइड्रोजन हो जाएगा, तो C2H2 बन जाता है। तो C2H2, यह संरचना है C2H2 की, ठीक है। तो C3H4 की क्या होगी? तो एक ही बंद देखिए यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार से एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे एक खाली स्थान है तो H हो जाएगा। यहाँ पे तीनों देखिए, इसके चार पूरे हो गए हैं, एक दो तीन और यह कितना? चार। यहाँ पे केवल एक पूरा है, तो देखिए यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। ना दिखाई दे तो केवल सुन लीजिएगा, यहाँ पे सुनेंगे क्या? ऊपर बना देते हैं। देखिए यहां बनाते हैं, तो तीन कार्बन सबसे पहले हम जोड़ते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से। हम आगे पढ़ेंगे संरचना कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी जहां बचेगा वहां पर चार बनने से बचेगा, वहां पर यश लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक बच रहा था, तीन थे, एक था तो यश लगा दिया। यहाँ देखिए तीन, एक इधर से चार हो गया, इधर एक है तो लेकिन तीन नहीं है, तो तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब बताइए कार्बन कैटे है? एक दो तीन, तो तीन कार्बन है। हाइड्रोजन कैटे है? एक और तीन इधर चार, तो C3H4। तो यह लिख सकते हैं आप, यह है कौन? एल्काइन का दूसरा यौगिक। हम इसे बाद में पढ़ेंगे कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्रोपाइन कहते हैं, तो नाम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप उतार लीजिए,
ठीक, तो आपने इसे देख लिया होगा। थोड़ा सा आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ एल्काइन का जो दूसरा नाम है, जैसे यहाँ ओलिफिन है ना, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और अब क्रिया यह भी कौन सी दर्शाएंगी, योगात्मक, ठीक है, यह भी योगात्मक अब क्रिया दर्शाएंगे और इनका दूसरा नाम है एसिटिलीन, ठीक है। तो यह सब हम लोग जान चुके हैं। तो अब हमें जानना है, जैसे हम आईपीएससी नाम लिखना शुरू करेंगे तो कार्बन की संख्या के लिए कुछ नाम दिया जाएगा। जैसे 2 कार्बन आया, 1 कार्बन आया तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन आया तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन आया तो प्रोप कहेंगे। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं इन गिनती के क्रमों को क्या लिखेंगे, कार्बन की गिनती को हम क्या लिखेंगे। तो आइए उसको लिख लेते हैं। तो पहले एक आप चार्ट बनाकर लिख लेंगे उस नाम को, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आप लोग लिख लीजिए कार्बन की संख्या, एक तरफ लिख लीजिए नाम। तो अगर कार्बनिक संख्या 1 है तो क्या नाम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तैयार करिएगा आप लोग, 10, ठीक है। तो 1 कार्बन हो तो उसे कहते हैं मेथ, 2 कार्बन हो तो कहेंगे एथ, ठीक है, आयथ नहीं है, एथ है। इसके बाद है प्रोप, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ठीक है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, ठीक है, 10 के लिए क्या कहेंगे, डेक। और भी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। 11 के लिए जो प्रयोग होता है अनडेक, अंडे नहीं है, अनडेक है, ठीक है, अनडेक। 12 के लिए डाइडेक और 13 के लिए ट्राइडेक और 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, ठीक, और 20 के लिए डेकाडेक। आपको 10 तैयार करने हैं, यहां पे यह 10 तैयार करने हैं। तो एक के लिए मेथ, तो गिनती ऐसे याद करिएगा ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक है। यह 10 याद करिएगा, बाकी यह 10 याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो आपने इस सबको नोट कर लिया होगा और उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग घर से करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। तो मैं भी लिख देता हूं क्वेश्चन, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग जान गए हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त में अंतर कौन सा होगा, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं तो उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध पाए जाते हैं और इसमें द्विबंध है या त्रिबंध है, दोनों पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा लिखेंगे यह प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं, और यह कौन सी अपक्रिया दर्शाते हैं, यह है योगात्मक अपक्रिया दर्शाते हैं, ठीक। और यहां पे तीसरा लिख लेंगे, इसमें एल्केन को शामिल किया जाता है और इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों को शामिल किया जाता है। इस तरह से लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो किताब में भी एक बार देख लीजिएगा, किताब में देखकर और सभी को इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।